को कोई भूत प्रेत तो नहीं दिख रहे हैं या किसी दूसरी दुनिया के लोग तो नहीं दिख रहे हैं, इसकी झाड़ फूँक करा देते हैं, सो ये इस चीज़ से बाहर आ जाएगा। ऐसा मदर के ऊपर पूरा ब्लेम कर दिया जाता है कि तुम्हारी वजह से बच्चे के अंदर ये समस्या आई है, तुम्हारे परिवार में ऐसी कोई समस्या थी, इस वजह से बच्चा ऐसा हुआ। बच्चे एक इमेजिनरी दुनिया अपनी बना लेता है, बच्चा खुद से लड़ रहा है, वो चीज़ों को विजुलाइज करता है, फिर उसके बाद उसे लगता है ये चीज़ रियल नहीं है। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे रूरल एरियाज़ में चलती है कि हमारा बच्चा जो है गिर गया था, उसके बाद में बच्चे के अंदर ऑटिज़म के फीचर्स देखने मिले हैं, कहीं इसको बुरी नज़र लग गई थी, बुरी बला या साया का नज़र के कारण इस बच्चे के अंदर न्यूरो डाइवर्सिटी वाले सिम्टम्स आए हैं। नमस्ते पेरेंट्स। आपको पता है कि ऑटिज़म के बारे में सबसे बड़ा मीथ ये है कि ऑटिज़म वाले बच्चे या न्यूरो डाइवर्सिटी वाले बच्चे भावनाओं को नहीं समझते। क्या आपको सही में ऐसा लगता है? मैं बोलता हूँ कि ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि ऑटिज़म वाले बच्चे या न्यूरो डाइवर्सिटी वाले बच्चे के पास में भावनाएँ होती हैं, पर उनको समझाने का तरीका उन्हें नहीं आता है। वह सब कुछ समझते हैं, वो प्यार भी समझते हैं, डाँट भी समझते हैं, सारी चीज़ें उन्हें समझ में आती है। तो कभी भी किसी बच्चे को देखें तो ऐसा ना सोचें इस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हाय बच्चा, ये बेचारा बच्चा, ये नज़र से ना देखें, क्योंकि ऑटिज़म एक डिसेबिलिटी नहीं है, ये स्पेशल पावर है। अगर स्पेशल पावर को चैनलाइज़ कर दिया जाए तो बच्चा सुपर पावर के साथ दुनिया में बहुत कुछ बदल के रख सकता है। हमने ऐसी पर्सनालिटीज़ देखी हैं, हमने लोगों को ऑटिज़म के साथ में दुनिया बदलते हुए देखा है। नमस्ते पेरेंट्स, मैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, क्लिनिकल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मास्टर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी न्यूरोसाइंसेस, पीजीडीएमएस फ्रॉम सीएमसी वेल्लोर एंड एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट फ्रॉम श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ एंड पैरामेडिकल साइंसेस इंदौर एंड द नेशनल कमीशन फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशन मेंबर फ्रॉम मध्य प्रदेश। मैं आज आपके सामने वो सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आया हूँ जो शायद किसी बुक में नहीं लिखे हुए हैं। वो पेरेंट्स के दिमाग में आते हैं, पर कितनी बार उन चीज़ों का आंसर गूगल भी नहीं दे पाता है। तो आज इस जोश टॉक के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे वो डिस्कस करने के लिए आया हूँ। बच्चों को किसी ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्सेशन होता है, पर्टिकुलर किसी टॉयज़ के साथ ऑब्सेशन होता है, पर्टिकुलर किसी सॉन्ग्स के साथ ऑब्सेशन होता है। ये फिक्सेशन बच्चों की एंग्जायटी से रिलीफ पाने के लिए होता है। बच्चा उस ऑब्जेक्ट या उस रिपीटेटेड कंटेंट के साथ में सुरक्षित महसूस करके रखता है। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि वो हॉर्स ही बनाता है, हॉर्स ही देखता है, हॉर्स को ही ड्रॉ करता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये रिपीटेशन क्यों आया है। सबसे पहले हमें वो रूल आउट करने की ज़रूरत है। बच्चे की हॉबीज़ को हमें एक्सपांड करने की ज़रूरत है। अगर बच्चे की हॉबी एनिमल्स में है तो हॉर्स के साथ में आप लॉयन भी इंक्लूड करें, बर्ड्स भी इंक्लूड करें, वाटर एनिमल्स भी इंक्लूड करें और उसके साथ इंटरैक्टिवली प्ले करने की कोशिश करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि बच्चे को उस लूप से बाहर निकालना, उस ऑब्सेशन से बाहर निकालना, क्योंकि रिपीटेटेड बिज़ार बिहेवियर एक ऑटिज़म के क्लिनिकल फीचर्स में आता है। तो आप बच्चे को आउटडोर प्ले में इंक्लूड करें, बच्चे को बाहर रखें, बच्चों को बाहर झुलाएं, बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए मदद करें, तो ये सारी चीज़ें छूटेंगी और बच्चा जो है ना, इस लूप से बाहर निकलेगा। बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी केवल माता की नहीं होती, पिता की भी होती है। तो पेरेंटिंग जब शब्द यूज़ होता है तो उसमें माता-पिता और ग्रैंड मदर और ग्रैंड पेरेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। तो जहाँ न्यूक्लियर फैमिली है, वहाँ फादर बच्चे को थोड़ा समय दे। अगर आउटडोर एक्टिविटी की जिम्मेदारी फादर लेते हैं और इंडोर एक्टिविटीज़ की जिम्मेदारी अगर मदर लेती है, तो ये सारे ऑब्सेशन और फिक्सेशन को बच्चा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। क्या मेरे बच्चे को सेंसरी है सर? क्या ये वाला बिहेवियर सेंसरी है? ये दिन भर हेड ठोकना चालू कर दिया है सर, तो क्या ये सेंसरी बिहेवियर में आता है सर? इज़ इट सेंसरी? कोई भी चीज़ माँगता है बच्चा, सिर ठोकना चालू कर देता है, मैं मना करूँ तो सिर ठोकना चालू कर देता है, दिन भर आँखों के सामने ऐसा-ऐसा करता है, कुछ ना कुछ बड़बड़ाता है, क्या ये भी सेंसरी है? देखिए, हर बिहेवियर सेंसरी हो ज़रूरी नहीं है। ऑटिज़्म के अंदर 4 प्रकार के बिहेवियर्स पाए जाते हैं। पहला, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, जब बच्चे का ध्यान आपके ऊपर ना हो और बच्चा आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कार्य करे। तो यूजुअली ये तब होता है जब आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं या आप लोग किसी डिस्कशन में होते हैं या फ़ोन कॉल में होते हैं या आप कोई कार्य कर रहे होते हो, तो बच्चा आँखों में आँखें डाल के सिर्फ हेड बैंग करने की कोशिश करेगा। इसको हम बोलेंगे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। बच्चे को कहीं थेरेपी सेंटर नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है और ज़बरदस्ती हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो और उसके दौरान ये हेड बैंगिंग हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे एस्केपिंग बिहेवियर। बच्चे के अंदर हाँ, वो मोबाइल चला रहा है, उसे कोई चीज़ चाहिए, वो किसी टॉयज़ की जिद कर रहा है, वो कोई चीज़ माँग रहा है और हमने तुरंत उसके हाथ से छीन लिया, हम नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं और उस दौरान ये जो बिहेवियर होता है हेड बैंगिंग वाला, तो उसे हम बोलेंगे
टेंजाइबल बिहेवियर, या बच्चा वहीं सिर ठोक रहा है, सिर को ठोक ठोक के एंजॉय कर रहा है, उसे वुंड भी हो गया पर उसे पता नहीं चल रहा है, तब जाके हम इसको सेंसरी बिहेवियर बोलेंगे। तो हमें रूल आउट करने की जरूरत है, क्या हमारे बच्चे का बिहेवियर अटेंशन सीकिंग है, टेंजाइबल है, एस्केपिंग है या सेंसरी है। अगर ये भी होता है उसके बाद अब बच्चे की एबीसी चार्टिंग करें। एंटीसीडेंट क्या है, बिहेवियर क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्यों ये बच्चे के अंदर ट्रिगर कैसे करता है, ये हेड बैंगिंग के पहले ऐसे क्या इवेंट हुआ जो इसके दिमाग में यह है कि मुझे हेड बैंग करना है। तो ये बिहेवियर चार्टिंग जो है थेरेपिस्ट को मदद करती है बिहेवियर शेपिंग के लिए, रेनफोर्समेंट टेक्निक से इस बिहेवियर को एलिमिनेट करने के लिए। रही बात विजुअल और वर्बल स्टेमिंग के लिए, अधिकतर पेरेंट्स परेशान होते हैं, कुछ तो भी बड़बड़ाता रहता है, आंखों के सामने ऐसा करता रहता है। तो मुझे लगता है कि बच्चों की जो ओरल सेंसिटिविटी है या एंजाइटी रिएक्शंस है, उस चीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए बच्चा कभी कभी ऐसा बिहेवियर करते हैं। तो आप बच्चे को ब्लोइंग एक्टिविटी कराएं। ब्लोइंग आप विसल से करा सकते हैं, हारमोनिका से करा सकते हैं, बैलून से करा सकते हैं, बबल से करा सकते हैं, स्ट्रॉ से करा सकते हैं, आप ब्लोइंग पाइप का यूज कर सकते हैं। बच्चों को च्युइंगम च्यू करने के लिए दिए तो बच्चा जब च्यू करेगा तो शायद उस समय वो वर्बलाइज नहीं करेगा। बच्चे को लिप क्लोजिंग एक्टिविटीज सिखाएं, इससे बच्चे के जो लिपसिंग वाले मूवमेंट्स हो रहे हैं वो बच्चे हमिंग मूवमेंट्स वो नहीं होंगे। और विजुअल स्टीमिंग के लिए आप बच्चे को रेड टिंटेड ग्लास, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसका उपयोग कर सकते हैं, लावा लैंप, ग्लिटर लैंप, और साथ ही साथ में बच्चे के साथ में एक बढ़िया ट्यूब्स जो आती है, कलरफुल ट्यूब्स, उसके साथ में हम लोग एक्टिविटीज करा सकते हैं। इससे बच्चे की विजुअल स्टीमिंग्स जो है वो फिनिश हो जानी है। स्टीमिंग गलत नहीं होती, स्टीमिंग अपनी एंजाइटी को दिखाने का तरीका होता है। आप बच्चे को समझेंगे तो ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। बच्चा ये जानबूझ के नहीं कर रहा, बच्चा आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रहा, इनके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस है, उस रीजंस को आइडेंटिफाई करें। डेफिनेटली इन जो सारी तकलीफ है उससे हमें राहत मिलेगी। पेरेंट्स मुझसे बात करते हैं कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताइए सर जिससे बच्चा घर पे हम लोग करा सके। डेफिनेटली कुछ पेरेंट्स थेरेपी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ पेरेंट्स के यहाँ पे थेरेपीज नहीं होती है, पर उनके दिमाग में नेक्स्ट डे क्वेश्चन भी आता है, हमें मैसेज करते हैं सर आज ही एक्टिविटी करा दी, नेक्स्ट डे में क्या करूँ। ऐसा नहीं है, आपने उस एक्टिविटी को 90 डेज तक कराना है। एक बेसिक रूल होता है 21-90 का। 21 डेज हैबिट में आने में लगते हैं, 90 डेज लाइफस्टाइल में जाने के लिए लगते हैं। उसके पीछे की भी फिजियोलॉजी है कि हमारा जो ब्रेन है वो इनपुट लेता है, इनपुट से उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इनपुट से प्रोसेसिंग का टाइम 21 डेज का होता है, और प्रोसेस से आउटवर्ड जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट में आने का टाइम 90 डेज का होता है। तो कोई भी एक्टिविटी या कोई भी प्लान आपको तुरंत चेंज नहीं करना है, उसे 90 डेज तक फॉलो करना है। माइनर चेंजेस आप कर सकते हैं लेकिन मेजर चेंजेस नहीं करना है। मैं पेरेंट्स में देखता हूं कि आज हमने ये कराया, कल हम वो करा लेते हैं, तो बच्चे का ब्रेन इनपुट ले ही नहीं रहा, और इनपुट ले भी रहा है तो प्रोसेसिंग में जाके वापस वो वैनिश हो जा रहा है। तो हमारे बच्चे के साथ में प्रोसेसिंग इश्यूज तो है, हार्डवेयर तो कोई परेशानी है नहीं, सॉफ्टवेयर इश्यूज तो है। तो सॉफ्टवेयर के लिए जो हमें अपडेट करना है वो 90 डेज का हमें रूल फॉलो करके करना चाहिए। रही बात बच्चे को मैं इसे घर पे क्या करा सकता हूँ रेगुलर डेज में, आप बच्चे के साथ में भारी सामान उठाने वाली एक्टिविटी करा सकते हैं। बच्चों को छोटे छोटे घर के काम जैसे बर्तन जमाना है, कपड़े को फोल्ड करना है, आप वो कराएं। बच्चे के साथ आप आउटडोर वॉकिंग पे निकले, सिंपल फ्री वॉक कराना है जिसमें कोई कमांड्स नहीं है। बच्चे के साथ में आपको मेसी प्ले एक्टिविटीज कर सकते हैं, आटा गुथवाना है, स्लाइम के साथ प्ले करना है, मिरर पे बच्चे के साथ प्ले करना है, तो बच्चा खुद की बॉडी इमेज को समझेगा, पेरेंट्स से वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा। स्लीपिंग एड को आप ट्रेस करा सकते हैं, इसे बेसिक जो बोलना चाहिए ब्रेन जिम एक्सरसाइज है, जहां हम स्लीपिंग एड को ट्रेस करते हैं तो मिडलाइन क्रॉसिंग भी हो जाता है। दोनों हाथों से कार्य करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं बच्चे के अंदर। जब हम दोनों हाथों से कार्य करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों इंटीग्रेट होते हैं। तो बच्चे के जैसे जॉर ओपन करना है, कपड़े को निचोड़ना है, ताला से चाबी को खोलना है, बेलन चलाना है, ऐसी एक्टिविटी अगर आप बच्चे के साथ कराते हैं तो बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, अंडरस्टैंडिंग्स में, इवन द सेंसरी मॉड्यूलेशन में हेल्प मिलती है। सेम क्वेश्चन मेरे पास पेरेंट्स लेकर आते हैं, और काफ़ी सारे पेरेंट्स की क्यूरी रहती है कि मेरा बच्चा हाइपोसेंसिटिव है और थेरेपी करने के बावजूद भी उसके रिसीविंग लेवल लो है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जानने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे का जो रिसीविंग लेवल क्यों लो है, बच्चा हाइपोसेंसिटिव क्यों है, क्यों कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर सेंसरी डिफेंसिवनेस तो नहीं है। तो सबसे पहले हमारे थेरेपिस्ट से बात करके उसका सेंसरी प्रोफाइल हम चेक करें। दूसरा, बच्चे की अगर हाइपोसेंसिटिविटी है तो कहीं ना कहीं मेडिसिनल रीजंस भी हो सकते हैं, तो कौन सी ऐसी दवाइयां बच्चों को चल रही है वो भी हमें रूल आउट करना है। अगर हमें बच्चे की अलर्टनेस बढ़ानी है तो मैं आज आपके सामने कुछ टिप्स में शेयर करता हूँ।
कि बच्चे को आप ब्रिस्क वॉक कराएँ, बच्चे को आप सारी डायरेक्शन में जंपिंग कराएँ, बच्चे को ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन दीजिए, बच्चे को कपूर की स्मेल सुंघाइए, हिंग की सुंघाइए या किसी रोज़ फ्लावर वगैरह की स्मेल सुंघाएँ। इससे बच्चे का मूड एलिवेट होगा, बच्चे का अटेंशन स्पान बढ़ेगा और रिसेप्शन लेवल भी बढ़ेगा। साथ ही साथ में बच्चे को 440 हर्ट्ज़ का ऑडिटरी प्रोसेसिंग म्यूज़िक होता है, जो बच्चों को अलर्ट करता है, बच्चों को एक्टिव करता है। तो मुझे लगता है कि ये टिप्स का अगर आप उपयोग करते हैं, तो बच्चे के रिसेप्शन में ज़रूर परिवर्तन आएगा। आप घर पे ये चीज़ें कर सकते हैं, इसके लिए स्पेशली आपको अलग से सेंसरी डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स के इसके साथ में क्वेश्चन ये है कि बच्चा एक जगह टकटकी लगाए तो देखता है, किसी फोटो को देख रहा है, किसी पिक्चर्स को देख रहा है, किसी लोगों को देख रहा है, बट जब हम आई कांटेक्ट करने के लिए देखते हैं या हम किसी एक्टिविटी कराने के लिए देखते हैं, तो वो हमसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा, हमसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा। तो सेम पेरेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आया है। तो मुझे लगता है कि बच्चे का जो विजुअल सेंसरी इश्यूज हैं या विजुअल, हमारे जो बच्चे होते हैं वो विजुअली सीकर्स होते हैं, तो इस तरह की आकृति पिक्चर्स देखना उन्हें अच्छा लगता है। और जहाँ रही बात आई कांटेक्ट नहीं करने की, तो मुझे लगता है कि घर पे हम कोलाइडोस्कोप के साथ में बच्चों को एक्टिविटी कराएं, तो उससे बच्चे का आई कांटेक्ट भी इंप्रूव होगा। साथ ही साथ में बच्चे के जो विजुअल सीकिंग इश्यूज आ रहे हैं, ओवर स्टिमुलेटेड हो रहे हैं, उसमें हमें डिसेंसिटाइज करने में हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ बच्चे को लेजर पॉइंटर के साथ में हम एक्टिविटी करा सकते हैं। दीवार पर अगर हम लोग कोई आकृति बना दे और लेजर पॉइंटर से उसे ट्रैक करने के लिए बोले, इससे बच्चे का जॉइंट अटेंशन इंप्रूव होगा। साथ ही साथ में हम उस बच्चों के साथ में टारगेटिंग एक्टिविटीज को इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम टारगेटिंग एक्टिविटीज कराते हैं तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है और बच्चा एक जगह फोकस करता है। यूट्यूब वगैरह सभी बच्चे चलाते हैं, सब बच्चे स्क्रीन को देखते ही हैं, तो क्यों ना हम यूट्यूब पे बॉल ट्रैकिंग या विजुअल ट्रैकिंग वाली कुछ वीडियोस है जिसमें बॉल ऊपर जाता है, नीचे जाता है, सर्कल में जाता है, स्लीपिंग एज वाले सर्कल में जाता है, तो वो वीडियोस हम बच्चों को दिखाएं। इससे बच्चों के विजुअल सेंसरी इश्यूज जो होंगे डिसेंसिटाइज होंगे, बच्चा एक जगह फोकस भी करेगा और उसे हेल्प मिलेगी। नई रिसर्च के अनुसार अभी बच्चे को रेड टिंटेड ग्लासेस भी पहनाए जाए तो बच्चों को फोकस करने में, आई कांटेक्ट करने में हेल्प मिलती है। तो ये सारी टिप्स को हम घर पे फॉलो कर सकते हैं और इसके लिए हमें चाहिए केवल एक चीज, इंटरेक्टिव प्ले, इंटरेक्टिव टाइम विद द बच्चा। ओके, तो बच्चे के साथ में इंटरेक्टिव रहें, बच्चे को अकेला ना छोड़ें, और जब भी बच्चे के साथ इस तरीके की चीजें हो, कहीं डाइवर्ट हो रहा है या कहीं एक जगह फोकस कर रहा है, तो तुरंत उसे क्यूज स्ट्रेटेजी के साथ क्लैप करके, टच करके, इधर देखो बच्चा, इस तरीके से आप कम्युनिकेट करें, तो बच्चा शायद यह लॉस जोन में नहीं जाएगा। पेरेंट्स हमारे पास जब काउंसलिंग के लिए आते हैं बच्चे को लेके कि मेरी बच्ची ए से जेड तक पूरा बोल लेती है, उसे सारी राइम्स याद है, डिजिट्स याद है, स्पेलिंग भी कर लेती है, लेकिन हम उससे बच्चे पूछते हैं बच्चा आज आपने क्या खाया, बच्चा आपके मम्मा पापा किधर है, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, आंसर नहीं करती, या तो कितनी बार हमारी बातों का जो है रिपीट कर लेती है, जिसे हम इकोलेलिया भी बोलते हैं। हाउ आर यू, सी शेज हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो उसे आंसर भी देते नहीं बनता। पेरेंट्स बोलते वैसे तो हमारी बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन पता नहीं अभी आंसर नहीं कर रही है, वह मूडी भी है। तो ये सारी चीजें जो होती है बच्चे के एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के कारण भी बच्चे के अंदर आती है। हमारा बच्चा अगर एक जैसा कंटेंट दिन भर देख रहा है तो उसके रिसेप्शन में या रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है एक जैसी जा रही है, तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी वैसा निकलेगा। तो सबसे पहले आप उसका स्क्रीन टाइम स्ट्रक्चर करें। ये राइम्स, एबीसी, डिजिट, नंबर की जगह आप बच्चे को पंचतंत्र की कहानियां दिखाइए, कन्वर्सेशन वाले वीडियोस दिखाइए। बच्चा उस कन्वर्सेशन को अडॉप्ट करेगा, सीखेगा, समझेगा और उसी तरीके से वो बोलेगा। हमारे साथ में ये समस्या होती है बच्चों के साथ में कि हमारे बच्चों के रिसेप्शन में करीब 500 वर्ड्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस करने की जब बारी होती है तो 20 से 30 वर्ड में ही एक्सप्रेस करते हैं। तो बच्चे के साथ में व्हेन, हु, सीक्वेंस, स्टोरी पजल्स के साथ वर्क करें और बच्चे के साथ में कॉन्फिडेंटली माइक के ऊपर सॉन्ग या कैरियोके के साथ में सॉन्ग्स वगैरह प्ले करने के लिए बोलें। उनके साथ में कम्युनिकेट करें, एक इंटरेक्टिवली उनसे बात करें। अगर उन्हें लग रहा है कि ये स्काई इज ब्लू, तो स्काई ब्लू क्यों है उसके इंटरप्रिटेशन पे जाएं, तो बच्चे का रिसेप्टिव नॉलेज तो इंप्रूव होगा, साथ ही साथ एक्सप्रेसिव नॉलेज भी बढ़ेगा। हम कभी कभी इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे बच्चे की स्पीच बहुत अच्छी है क्योंकि उसे सारे ABC वगैरह आते हैं। स्पीच का मतलब होता है आवाज, लैंग्वेज का मतलब होती है भाषा और कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप। हमारे बच्चे की आवाज आ गई इसका मतलब ये नहीं कि कम लैंग्वेज भी आ गई। हमारे बच्चे की लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश को बोल रहा है, राइम्स गा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कम्युनिकेशन आ गया। तो जब तक बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन जनरेट ना हो तब तक हमें बच्चे की थेरेपी तुरंत में करानी चाहिए और उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप आपके बच्चे की स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन थेरेपी कंटिन्यू करें।
ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे रूरल एरियाज़ में चलती है कि हमारा बच्चा जो है गिर गया था, उसके बाद में बच्चे के अंदर ऑटिज़्म के फीचर्स देखने मिले हैं, कहीं इसको बुरी नज़र लग गई थी, बुरी बला या साया का नज़र के कारण इस बच्चे के अंदर डाइवर्सिटी वाले सिम्पटम्स आए हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये है कि बच्चा आपका एक जगह बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, आपके नाम पुकारने पे प्रतिक्रिया दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपको वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आई कॉन्टैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बच्चा एक जगह नहीं बैठ रहा है, एक जगह आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो बोलेगा कैसे? क्योंकि लैंग्वेज सबसे बड़े ट्रायड्स में आती है, सबसे ऊपर आता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा बोल नहीं रहा। दूसरा, अगर बच्चा इस तरीके के रेड ज़ोन में आपको लग रहा है, तो आप तुरंत आपके डॉक्टर से संपर्क करें। और आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि फ्रीक्वेंट फॉल की हिस्ट्री रही है, बच्चा बहुत ऊँचाई से गिरा है, बार-बार सिर के बल गिरा है, तो आप आपके डॉक्टर से डिस्कस करके बच्चे का रूटीन एक एमआरआई आप प्लान कर सकते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से हम डिटेल ये पता कर सकते हैं कि बच्चे के दिमाग के अंदर कोई खून का थक्का तो नहीं जमा हुआ है, या कोई पार्ट जहाँ पे ग्लियोसिस तो नहीं हुआ है, इडिमा तो नहीं है। इससे ये पता चल जाएगा कि कहीं बच्चे को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की हिस्ट्री तो नहीं रही है। ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। आप इस चीज़ से कोरिलेट ना करें। अगर बच्चे के अंदर इस तरीके के सिम्पटम्स मिल रहे हैं कि उसका लैंग्वेज का विकास नहीं हुआ है, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है आपको तुरंत एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एक पीडियाट्रिशियन और एक स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के साथ हम जब बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं कि हमारा बच्चे की थेरेपी लंबे समय से चल रही है, पर वो सीखता तो है, पर वो भूल जाता है। ये रिग्रेशन क्यों होता है? रिग्रेशन का कारण क्या होता है? तो आज इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है इस जोश टॉक के माध्यम से मुझे करना चाहिए। आप सभी लोग सुन रहे हैं कि रिग्रेशन जो है बच्चे के अंदर, उसका कहीं न कहीं एक पर्टिकुलर ट्रिगर फैक्टर्स होता है। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि बच्चों के अंदर एब्सेंस सीज़र या साथ में माइक्रो एपिलेप्सी मिलती है। एब्सेंस सीज़र और माइक्रो एपिलेप्सी मतलब छोटे-छोटे मिर्गी के दौरे, जो कितनी बार विजुअलाइज़ ही नहीं होते, कितनी बार दिखते नहीं है, उसके सिम्पटम्स सब पकड़ में नहीं आते। कितनी बार बच्चा लंबे समय तक हँसता है, तो वो भी एक प्रकार के सीज़र है। कितनी बार बच्चा आँख इधर एक जैसे आँख टकटकी के लगाए, आई ब्लिंकिंग करता है, वो भी एक छोटे-मोटे सीज़र्स रहते हैं, जो 2 से 5 सेकंड तक आते हैं। तो ऐसे केस में जब बच्चे की फ्रीक्वेंट रिग्रेशन हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके आपने ईईजी कराना चाहिए और रिपीटेडली इसको 6 मंथ में रिवाइज़ करना चाहिए। अगर ईईजी के अंदर कोई परेशानी आती है, माइक्रो एपिलेप्सी या एब्नॉर्मल स्लीप स्टडी मिलता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस चीज़ का इलाज केवल मेडिसिन के द्वारा ही संभव है। ऐसी कोई थेरेपी, कोई होम्योपैथी, कोई आयुर्वेदिक या कोई नेचुरोपैथी नहीं है कि जो सीज़र्स को ठीक कर दे। तो आपने वो मेडिसिन के डोज़ टाइम टू टाइम लेना है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको डोज़ बंद नहीं करना है, आपने वो कंटिन्यू करके रखना है। हर 3 मंथ में डॉक्टर से डोज़ रिव्यू कराना है और आपके थेरेपिस्ट को भी इन्फॉर्म करना है। क्यों? क्योंकि थेरेपी में भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सीज़र को इंड्यूस कर सकती है। जो फ्रीक्वेंट मूवमेंट वाली एक्टिविटीज़ है, वो सीज़र वाले बच्चों में अवॉइड करना चाहिए। तेज़ लाइट, तेज साउंड या बिल्कुल एकदम विग्रस टच बच्चे के अंदर अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को पानी ज़्यादा पिलाना चाहिए। साथ ही साथ में तेज बुखार के अंदर अधिकतर फेब्राइल सीजर देखे गए हैं, जो रिग्रेशन का कारण बनते हैं। जितने में केसेस जहां बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और पेरेंट्स कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू थेरेपी करा रहे हैं, उनके अंदर जब हमने स्टडी कराई तो ये पाया कि उनकी एबनॉर्मल ईईजी थी और उस ईईजी का एपिलेप्टिक फॉर्म में जब वो चेंज हुई और उसका हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट्स आना स्टार्ट हुए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिग्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे की ईईजी कराएं। साथ ही साथ में न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को भी देखना ज़रूरी है। कितनी बार हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को भी हाइड कर देते हैं। तो बच्चे के दिमाग के विकास के लिए विटामिन B12, फॉलिक एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड, ओमेगा 3, ये सारे सप्लीमेंट्स भी बच्चे के पास भरपूर रहें, बच्चे के दिमाग में भरपूर रहें, ताकि बच्चा जो है इन चीज़ों को अडॉप्ट करे, बच्चे के कारण न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज के कारण भी रिग्रेशन ना हो। तो ये आपने रूटीनली चेक करना है। तो ये 2 मेजर कारण रिग्रेशन के रहते हैं। मेरा बच्चा बहुत लॉस्ट रहता है सर। जैसा कि प अभी पेरेंट्स ने पूछा था कि मेरे बच्चे को हॉर्स देखने की आदत होती है। कहीं बच्चा किसी चीज़ को विज़ुअलाइज़ करता रहता है, तो अधिकतर गाँव वाले एरिया या कुछ शहरों में भी ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि बच्चों को कोई भूत-प्रेत तो नहीं दिख रहे हैं या किसी दूसरी दुनिया के लोग तो नहीं दिख रहे हैं, इसकी झाड़-फूँक करा देते हैं, सो ये इस चीज़ से बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं है। बच्चे एक इमेजिनरी दुनिया अपनी बना लेता है। बच्चा खुद से लड़ रहा है, वो चीज़ों को विज़ुअलाइज़ करता है, फिर उसके बाद उसे लगता है ये चीज़ रियल नहीं है। तो वो ऑन ऑफ लॉस्ट होना, रियल में आना, लॉस्ट होना, रियल में आना, ये न्यूरो डाइवर्सिटी का एक फीचर्स है। तो जब बच्चा लॉस्ट हो रहा है आपका, तो उसके पीछे क्या कारण है? यूजुअली हम लोग देखते हैं तो अटेंशन के 4 लेवल होते हैं। अटेंशन ग्रैबिंग, अटेंशन बिल्डर,
टर्न टेकिंग और सस्टेन अटेंशन। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे अटेंशन ग्रैबिंग फेज में है, जहाँ बच्चे का अटेंशन आपको अपनी तरफ ग्रैब करना है। तो एज अ थेरेपिस्ट, एज अ पेरेंट्स, मैं भी बच्चे जब बहुत ज़्यादा लॉस्ट रहता है तो उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरी तरफ ध्यान खींचने के लिए बच्चे की कोई हॉबी है, कोई टॉयज़ है, वो मैं उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा, उसे मैं छुपा दूंगा। तो बच्चा मेरे पास आएगा, ढूंढने में मैं उसकी मदद करूंगा। साथ ही साथ में बिना जो पुराने ट्रेडिशनल टॉयज होते थे ना, उसका मैं उपयोग करूंगा, क्योंकि आवाज और लाइट वाले टॉयज जो होते हैं बच्चे को अट्रैक्ट तो करते हैं, बट बच्चा उनमें खो जाता है। तो हम लोगों को ट्रेडिशनल टॉयज का उपयोग करना है। बच्चे के साथ में इंटरेक्टिवली हमें फोकस करना है, बच्चा इधर देखो, उसके साथ खेलना है, पिलो फाइट करनी है, उसे उछालना है, उसके साथ घोड़ा घोड़ा खेलना है। अगर उसे सामान बिखेरना पसंद है तो आप सामान बिखेरे, कुछ भी करके बच्चे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। जब आप बच्चे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं, जहां बच्चे का आपको अटेंशन का लेवल बढ़ाना है। तो अगर बच्चा लॉस्टेड है तो ये आप चेक करें कि बच्चे का अटेंशन लेवल कौन सा है। ये आप खुद ही चेक कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो बच्चे के अंदर ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसमें उसे लोग दिख रहे हैं या कहीं दूसरी दुनिया में चला जाता है। बच्चा जो है खुद से जूझ रहा है, खुद से लड़ रहा है, केवल और केवल प्रेजेंट तो है, लेकिन उसकी शक्तियों का एहसास आपको दिलाना है, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना है, और ये पेरेंट्स के साथ में थेरेपिस्ट की भी जिम्मेदारी है। जरूरी नहीं कि हर बच्चे का जो बिहेवियर है वो सेंसरी हो। जरूरी नहीं कि एक प्रोटोकॉल जो बच्चे का थेरेपी प्रोटोकॉल चल रहा है वो आपके बच्चे के लिए भी हो। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की भावनाएं अलग है, हर बच्चे की ज़रूरत अलग है। वो हमें सबको समझने की ज़रूरत है। थेरेपिस्ट को भी ज़रूर समझने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है, और सोसाइटी को भी समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे एक सुपर पावर है, एक अलग ही ब्रह्मांड है उनके दिमाग में, जो हमें पहचानना है और उनकी पावर को चैनलाइज करना है। एक बार हमने उसे चैनलाइज कर दिया तो ये बच्चे हमें प्राउड फील करा सकते हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। आज इस जोश टॉक के माध्यम से मैं आप तक ये मैसेज पहुंचाने में सक्षम रहा, और इस जोश टॉक के इनिशिएटिव को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम के एक्सेप्टेंस की आवाज़ वहाँ तक जा रही है जहाँ लोग सोच भी नहीं सकते, जहां ऑटिज्म के बारे में जहां बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जहां ऑटिज्म को आज भी एक बड़े स्टिग्मा के लेवल पे देखा जाता है, जो ऑटिज्म को लेके मदर के ऊपर पूरे ब्लेम कर दिया जाता है कि तुम्हारी वजह से बच्चे के अंदर ये समस्या आई है, तुम्हारे परिवार में ऐसी कोई समस्या थी, इस वजह से बच्चा ऐसा हुआ, तुमने प्रेगनेंसी में बहुत केयरलेसनेस करी, मोबाइल चलाया, इस वजह से तुम्हारे बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम हुआ। तो ये एक जो प्लेटफॉर्म है जोश, जहां से ये आवाज हर दुनिया के हर कोने तक जा रही है, और ये आवाज को पेरेंट्स एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि जहां पेरेंट्स से लेकर डॉक्टर तक अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। आज मैं मध्य प्रदेश इंदौर से मैं अनुभव मेरे शेयर करने के लिए जोश प्लेटफॉर्म पे आया हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत आनंदित फील हुआ। मैं इसलिए जोश टॉक की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और प्लीज आप इस चैनल से कनेक्टेड रहें नई इंफॉर्मेशन के साथ में, और कमेंट बॉक्स में आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो जो नेक्स्ट एपिसोड जो भी नेक्स्ट डॉक्टर या थेरेपिस्ट के साथ होगा उसमें हमारी टीम या जोश टॉक की टीम जो है आपके साथ जुड़ी रहेगी। थैंक यू। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data, who will call you to have a short conversation with you.